तो चलो मान लो ये पहला डिस्क है जिसका मास m1 है और ये दूसरा डिस्क है जिसका मास m2 है और ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार एक दूसरे से मास लेस स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब हमने क्या किया कि इसको मान लो v1 की वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया और इसको v2 की वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया और ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब है कि अगर v1 का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो सपोज कर लो v2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब हमें ये निकालना है कि अगर मैं एक ऐसा फ्रेम ले लूँ जो हमारे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच्ड हो तो उस फ्रेम में अपनी सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो जिस फ्रेम की बात की जा रही है उसको जनरली हम लोग सी फ्रेम कहते हैं, है ना। तो हमको क्या निकालना है, सी फ्रेम में अपने सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए एक फार्मूला बहुत सिंपल सा है जो आप सभी लोग जानते हैं, है ना। ये देखिए फार्मूला है। अब अगर मुझे इस फ्रेम में इस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो मुझे सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जीज हैं और जो पोटेंशियल एनर्जी हैं सबको निकालना होगा और सबको जोड़ देना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसके काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए इसका वेलोसिटी इस फ्रेम में चाहिए। तो हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा पहले बॉडी का इन सी फ्रेम, इसको हमने ऐसे डिनोट किया है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क 1 इन सी फ्रेम इक्वल्स टू ये हो जाएगा v1 माइनस vcm। तो आप जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, इसका एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। और ये m1 v1 ऐसे कट गया, इन दोनों में से देखिए m2 कॉमन है तो आपका आ जाएगा m2 v1 माइनस v2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पहले डिस्क का सी फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो निकल गया और जैसा हमने इसको कैलकुलेट किया है इसके पैटर्न को पकड़ करके हम बिना आगे कैलकुलेट किए ये लिख सकते हैं कि दूसरे डिस्क का इस फ्रेम में क्या वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ दूसरा डिस्क ना इन सी फ्रेम ये हो जाएगा m1। और यहाँ देखिए पैटर्न जरा समझो, यहाँ पे पैटर्न में क्या था कि जब मुझे v1 से निकालना था तो यहाँ m2 आया था और ये v1 आया था ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। ये हमने ऐसे देखिए निकाल लिया। अब समझो अगर मुझे सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे। जैसे ही हमने दोनों डिस्क को वेलोसिटीज प्रोवाइड कर दी तो वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे और जब मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे तो स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा। स्ट्रेच होने की वजह से वो दोनों डिस्क पर फोर्स अप्लाई करेगा और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरी बात, दोनों जो डिस्क हैं हो सकता है वो एक दूसरे पर, मतलब हो सकता है क्या होगा ही, वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू बहुत ही कम होता है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे फिलहाल। तो अगर दोनों फोर्स को हम कंसीडर भी करें तो दोनों फोर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और जब भी किसी सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्सेज लगते हैं तो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है।
है ना, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि अपने सिस्टम में इनिशियली जितना एनर्जी था वही एनर्जी फाइनली मतलब हर समय रहेगा। इट मीन्स कि हमको अपने सिस्टम का इनिशियल टोटल एनर्जी निकालना है। अब चलिए ये इनिशियल टोटल एनर्जी निकालने के लिए, भाई इनिशियली आपके डिस्क में तो वेलोसिटी था तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन आपका स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल अनस्ट्रेच था, मतलब नेचुरल लेंथ में था, तो उसमें किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। और हमने दोनों डिस्क के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से नेगलेक्ट ही कर देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें अपने डिस्क के जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ वही निकाल के जोड़ दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरा अब आ गया टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सी फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल इन सी फ्रेम। तो अब आप जब इसको रखेंगे तो हाफ ये m1 और ये आ जाएगा आपका v1c का स्क्वायर प्लस ये होगा हाफ m2 और ये हो जाएगा v2c का स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देना है। तो यहाँ थोड़ा मैं कर देता हूँ, ई जो हो गया आपका हाफ m1, यहाँ बेटा हो गया m2, ये v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 और यहाँ फिर हो गया m1 v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ आ जाएगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर। ध्यान दो ये बेसिकली वेक्टर v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो भाई इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि अगर v1 और v2 के बीच का एंगल थीटा होता, बाय द वे मान लो, तो v1 माइनस v2 का जो मैग्नीट्यूड होता उसके लिए फार्मूला बनता हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा। लेकिन इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 जो होता है वो तो 0 के बराबर हो जाता है। तो हमारे लिए ये सिंपली हो गया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। चूँकि इसका स्क्वायर ही करना है तो v1 माइनस v2 का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मेरा जो सिस्टम है उसका टोटल एनर्जी हाफ m1 m2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इतना आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है।